नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर उह पोह की स्थिति मार्केट में बनी हुई है। तो इससे संबंधित पीटी के रिजल्ट से संबंधित जो ताज़ा अपडेट है दोस्तों, वह यह है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है 3 से 4 दिन के अंदर कभी भी जारी किया जा सकता है। और एक और अपडेट जेपीएससी से रिलेटेड जो है दोस्तों, उसमें यह है कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ लगभग समान रहने वाला है दोस्तों। तो आप यह बिना सोचे कि कट ऑफ क्या जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, जिनका भी प्रीलिम्स उत्तीर्ण हो रहा है वो बिना देरी किए उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जिनका यदि संजोग से प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको अभी बिना देरी किए अगले वर्ष के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि भले ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो या नहीं, आपको इसी साल के अंत तक मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही है। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि जेपीएससी टॉपर बनने का रास्ता जिस चरण से होकर जाता है वह मुख्य परीक्षा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, यह मुख्य परीक्षा ही है जो फाइनल मेरिट में, जेपीएससी के फाइनल मेरिट में निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रारंभिक परीक्षा तो एक छठवीं परीक्षा है जिसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुटते हैं दोस्तों। आपका चयन होगा या नहीं होगा, और अगर चयन हुआ तो कौन सी रैंक मिलेगी, आपका मनचाहा पोस्ट मिलेगा या नहीं, यह सबका निर्धारण में मुख्य परीक्षा ही सबसे अहम भूमिका अदा करती है। इसलिए आपको बिना समय गंवाए जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है वह मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। और सबसे पहले वह जाकर अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। यह वीडियो पहले ही डाल दिया गया है, इसलिए आप उसे जाकर देखें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का आपके जुबान पे होना चाहिए। अगर ये दोनों काम आपने कर लिया तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। तो अब हम आते हैं पहले कि प्रीलिम्स का रिजल्ट यदि आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला चीज़, बाजार में उपलब्ध ढेर सारी उत्तर कुंजियों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो करके सीधे मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपको जुट जाना है। पहला काम आपको करना है। और मुख्य परीक्षा में यदि आपको अच्छा अंक लाना है तो सबसे पहला काम जो है दोस्तों, वह आपको एक लेखन कौशल का विकास कीजिए आप, और दूसरा कम सोर्स का, एक ही सोर्स को बार बार रिवीजन कीजिए दोस्तों। आप आज से लेकर मुख्य परीक्षा देने तक लेखन अभ्यास नहीं छोड़ें, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो, 1 घंटा ही क्यों ना हो, 2 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन डेली लिखें, डेली प्रतिदिन लिखें। क्योंकि आपका जेपीएससी में मुख्य परीक्षा में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जो सभी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 मार्क्स का, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आज करेंगे, जिसमें आपको 4 प्रश्न लिखना होता है। उसके लिए आपको डेली प्रतिदिन आपको लिखना होगा। सबसे पहला काम, आप अपना लेखन कौशल को अच्छा कीजिए, क्योंकि लेखन कौशल को सुधारे बगैर मुख्य परीक्षा में बेहतरीन अंक लाना
संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि लेखन कौशल के लिए आपको रोज कुछ वक्त राइटिंग प्रैक्टिस को दें, प्रतिदिन प्रश्न को लिखने का अभ्यास करें। तो ये सभी काम आपको सबसे पहले करना है। डेली सिलेबस को पहले जाकर देखिए, फिर आप प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें, और अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन 1 से 2 क्वेश्चन डाला जाएगा और उसका एक फॉर्मेट भी बताया जाएगा कि आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। प्रतिदिन आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल से भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। बस आप मेहनत कीजिए दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आप पर आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। अब आता है बात कि मुख्य परीक्षा में उत्तर को कैसे लिखें। हम प्रश्न को भी लेंगे और उस प्रश्न का फॉर्मेट भी बताएंगे कैसे लिखना चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षक के लिए जो है आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका विजिटिंग कार्ड होगा दोस्तों। और अच्छा उत्तर, उत्कृष्ट उत्तर लिखने के लिए आपको 3-4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है, आपके उत्तर में एक संतुलन झलकना चाहिए। जो पूछा गया है वही लिखें, मतलब कि अनावश्यक बातों को आपको नहीं लिखना है। आपके उत्तर में प्रामाणिकता होना चाहिए। आपके उत्तर में दोस्तों प्रामाणिकता होना चाहिए। प्रामाणिकता का मतलब इसमें मैप का प्रयोग होना चाहिए। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो उसका सोर्स या कोट्स कुछ भी वहाँ डालिए। भाषा आपका सही होना चाहिए। भाषा का मतलब हुआ कि शुद्धता, आपका वर्तनी, आपकी वाक्य रचना जो है शुद्ध होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में आपका आ जाता है कि पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, क्या आपके उत्तर में डायग्राम या पाई चार्ट या फ्लो चार्ट का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है परीक्षक को आपके उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट कराने में बहुत अहम भूमिका अदा करती है। तो इसमें पहला काम क्या हम बोले आपको करना है, आपको अपने मौलिक उत्तर को लिखना है। इसका कहने का मतलब है कि किसी के लेखन शैली को अनावश्यक रूप से कॉपी नहीं करना है। दूसरा कि विभिन्न पक्षों को संबंध कर समग्रता में उत्तर लिखना है। उत्तर जो है आपको भले ही 400 शब्दों के लगभग लिखना है, पर उत्तर के कुछ पार्ट पर महत्वपूर्ण जो पहलू है उसको आप उभार सकते हैं। उसके बाद कितना का राय होगा या कितना अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे होंगे कि उत्तर की संरचना कैसी हो। तो यदि आपका उत्तर जो है आपको 400 लगभग 400 शब्द में समेटना है, तो मेरी राय में सबसे पहले उत्तर की जो इंट्रोडक्शन है उसमें उससे जुड़ी 2-3 पंक्तियां लिखें, 3-4 पंक्तियां उससे संबंधित लिखें, क्योंकि आपको 400 शब्द में देना है तो कम से कम इंट्रोडक्शन में 3 से 4 पंक्तियां लिखें। फिर 7-8 पैराग्राफ में उत्तर के मुख्य भाग को प्रश्न की अपेक्षा के अनुरूप विविध पक्षों को उभारते हुए लिखें, और फिर अंत की 2-3 पंक्तियों में एक निचोड़ भरा निष्कर्ष को लिखें जिसमें कोई सकारात्मक समाधान छिपा हो। और एक चीज का और ख्याल रखना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, शब्द सीमा से ज्यादा ना लिखें, नहीं तो फिर क्या होगा, पूरा पेपर हल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर कुछ के मन में उत्तर प्रश्न आ रहा होगा कि उत्तर को हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट में लिखें। तो दोस्तों, जहाँ तक समान अध्ययन का प्रश्न का बात है तो उसका उत्तर जो है हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। यदि प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकृति की है
तो उसमें पैराग्राफ ही बेहतर है। और यदि प्रश्न तथ्यात्मक प्रकृति की है तो कुछ बिंदु दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि कोई भी उत्तर सिर्फ बिंदुओं के सहारे न लिखें, सिर्फ बिंदु के सहारे न लिखें। पैराग्राफ का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको जहां लगे वहां पैराग्राफ का प्रयोग कर दीजिए, जहां लगे वहां बिंदु का प्रयोग कर दीजिए। तो इस ढंग से आप अपने उत्तर को एक अच्छा उत्तर, जिसको कहा जाता है उत्कृष्ट उत्तर, इस प्रकार के फॉर्मेट को अपनाकर आप अपने उत्तर को जो है अच्छा बना सकते हैं। तो इस ढंग से आपको तैयारी करना होगा। पहला काम आपको करना है क्या? पहला काम है कि कोई भी उत्तर में जो प्रस्तुतिकरण है वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए। 3-4 पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन का दे सकते हैं। आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, ज़्यादा अशुद्धता न हो। आपके उत्तर में संतुलन नजर आना चाहिए। जो पूछा गया है वही लिखें, अनावश्यक बातें नहीं लिखें। कुछ प्रश्न पर भी हम आएंगे। बॉडी, कोई भी प्रश्न का 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। बॉडी में आप जो उत्तर का भाग है, मेन पार्ट, उसमें आप 7 से 8 पैराग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। जहां आपको लगे बिंदु का भी प्रयोग करें, वहां बिंदु का, पॉइंट का भी प्रयोग कीजिए। और छोटा छोटा पैरा बनाइए, ज़्यादा बड़ा पैरा नहीं बनाना है। फिर इसमें आप मैप का प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, पैराग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप अपने उत्तर को अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपका अच्छा प्रस्तुतिकरण और स्पष्ट लेखन अंक बढ़ाते हैं, इसलिए इसकी अनदेखी आपको नहीं करना है। तो इस ढंग से आप अपने उत्तर को एक उत्कृष्ट उत्तर के रूप में बदल सकते हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम और विस्तृत से चर्चा करेंगे कि आपका उत्तर कैसा होना चाहिए, आपके उत्तर में वो कौन कौन से पॉइंट समाहित होना चाहिए, इस सभी पर हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन जो है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं? भूकंप के कारण, प्रभावों एवं उससे बचाव के उपायों की चर्चा कीजिए। आप समझिएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। और अभी हम क्या बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन, प्रस्तुतिकरण जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। बॉडी जो है, उत्तर का मेन भाग, उसमें मैप, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम जो भी हो उसका प्रयोग जरूर कीजिए। और फिर अंत में कंक्लूजन। इसमें जो पूछा गया, ये नहीं कि क्वेश्चन को पढ़े और कुछ भी लिख दिया, नहीं, जो पूछा गया है उसी को आपको लिखना है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको कैसे लिखना है इसका उत्तर। पहला पार्ट प्रश्न का क्या है? पहला पार्ट है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दिया गया है कि भूकंप के कारणों, प्रभावों एवं उससे बचाव के उपायों की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अभी हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले इसका जो है पार्ट 1 जो है, इसमें आपको भूकंप की परिभाषा या परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। तो इसमें आप कह सकते हैं, परिभाषा या परिचय में क्या आप कह सकते हैं कि भूकंप जो है भूपटल की कंपन अथवा लहरें जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में
क्षणिक अव्यवस्था होने के कारण उत्पन्न होती है, आप ये भी कह सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा पॉइंट में दिखा सकते हैं कि प्रत्येक घंटे कहीं ना कहीं भूकंप आते हैं। 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न, इस ढंग से आप पॉइंट में दर्शा सकते हैं कि भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र से सभी दिशाओं में चलती है। ये हम उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि आप कैसे अपना उत्तर को परिभाषा एवं परिचय जो है पहला पार्ट, उसको कैसे आप अच्छा बना सकते हैं। फिर दूसरा में है क्या, आपका दूसरा पार्ट है भूकंप के कारण। तो इसमें भूकंप के कारण में आप क्या कर सकते हैं, पहला ज्वालामुखी विस्फोट, पहला कारण ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा है, जो दूसरा कारण है दोस्तों, वह है पृथ्वी के चट्टानों की सिकुड़न, पृथ्वी की चट्टानों की सिकुड़ना। और तीसरा वलन एवं भ्रंशन, और उसके बाद आपका बांधों का निर्माण और परमाणु विस्फोट। ये सब क्या है, भूकंप का कारण है। तो बी पार्ट जो है इसका क्वेश्चन का भूकंप का कारण था। उसके बाद थोड़ा सा इसका वितरण दर्शा दीजिएगा, भूकंप का वितरण। तो भूकंप का वितरण में क्या क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी दूसरा, और तीसरा मध्य महासागरीय कटक को दर्शा दीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है यहाँ कि जब भी वितरण को दर्शाना है, मानचित्र में वितरण को दर्शाएं मैप में। इससे आपका उत्तर जो है देखने में भी अच्छा लगेगा, इसमें मार्क्स भी आपका बहुत अच्छा आएगा। तो वितरण जो है मैप में दर्शाएं दोस्त। उसका तीसरा जो पार्ट है प्रभाव में आपको नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव दोनों को दर्शाना है। नकारात्मक प्रभाव में आप दर्शा सकते हैं कि व्यापक जनधन की क्षति, इसको थोड़ा सा फिर आपको लिखना है इसमें। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नकारात्मक में। फिर भूस्खलन, उसके बाद इसको थोड़ा सा विस्तार कर देना है अपने उत्तर को। सकारात्मक प्रभाव में आप दर्शा सकते हैं भूगर्भीय ज्ञान प्राप्त, स्थलाकृतियों का निर्माण, झीलों का निर्माण, खनिज पदार्थों की प्राप्ति, और बहुत सारे पॉइंट हैं सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव का। हम यहाँ एक उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना है, क्वेश्चन को अनावश्यक बातों से कैसे बचना है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन का बचने का उपाय, बचाव के उपाय। इसमें आप क्या क्या पॉइंट डाल सकते हैं, पहला भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करके इससे बचा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के मकानों का निर्माण करके। पूर्व सूचना प्रणाली के विकास पर ध्यान। आपदा प्रबंधन का या आपदा प्रबंध तकनीकी का विकास। और उसके बाद फिर आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप डाल सकते हैं कि यह एक व्यापक प्रभावकारी घटना है जो मानव को कई अर्थों में प्रभावित करती है। उस पर थोड़ा सा और डिटेल इसको निष्कर्ष को ले जाकर एक अच्छे से, जो कहते हैं ना, एक अच्छे से इसको समेट कर कंक्लूजन एकदम कंक्लूड कर देना आपको निष्कर्ष को। तो इस ढंग से आप उत्तर को लिख सकते हैं। यहाँ हमने आप इस प्रश्न में क्या क्या चर्चा किया, पहले आपको पहला पार्ट में क्या लिखना, परिभाषा एवं परिचय। उसके बाद आपको भूकंप के कारण, उसके बाद थोड़ा सा वितरण को मानचित्र में दर्शा दीजिए, उसके बाद प्रभाव, उसके बाद बचने के उपाय, और अंत में निष्कर्ष। यही तो आपका प्रश्न का पार्ट होता है। कुछ प्रश्न में आते हैं आलोचनात्मक परीक्षण करें, समालोचनात्मक परीक्षण करें, टिप्पणी कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो ये सभी जो वर्ड हैं, पुछल्ले शब्द, इस पर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे कि आपको ये सभी वर्ड से कैसे निपटना है। आपको स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा। बिरसा आंदोलन के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी आपके सिलेबस में। तो आज जो प्रश्न हम लिए हैं दोस्तों, वो आपका पेपर 3 का है, जिसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है। तो एक हमने हिस्ट्री से प्रश्न लेने का काम किया और एक ज्योग्राफी से। तो इसका उत्तर का प्रारूप आपका क्या होना चाहिए, तो इसमें भी पहले आपको इंट्रो देना है। इसका इंट्रो आप दीजिए पहले। इंट्रो आप 30 से 40 शब्द में दे सकते हैं, 25 से 30 शब्द में भी दे सकते हैं। उसके बाद मुख्य भाग जो है, मुख्य भाग को आप लगभग
225 से 250 के बीच रख सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष लगभग 30 से 40 शब्द। अब यहाँ क्वेश्चन जो है आपका क्या है, इस पर देखिए। बिरसा आंदोलन के क्या है, बिरसा आंदोलन के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ये है आपका। तो यहाँ पहले आपको क्या करना है, बिरसा आंदोलन के कारण और बिरसा आंदोलन के प्रभाव दोनों पूछ रहा है। तो बिरसा आंदोलन के कारण में आपको क्या क्या दिखा देना है। पहला, खुटकुटी व्यवस्था की समाप्ति। दूसरा आप दर्शा सकते हैं हिंदू पुरोहितों द्वारा जमींदारों जैसा व्यवहार। और ये सब पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सभी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। हम यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि आपका क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। फिर आप तीसरा पॉइंट दे सकते हैं भू राजस्व दर का बढ़ना, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। चौथा, साहूकारों के ऋण जाल में फंसना तथा साहूकारों द्वारा शोषण। पांचवा पॉइंट आप दे सकते हैं मुंडा जनजातियों के छोटे छोटे विद्रोहों को प्रशासकों द्वारा क्रूरता से दबाना इत्यादि। ये सारे पॉइंट हैं और बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको आपको लिखना है। यहाँ हम एक आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उत्तर का। प्रभाव है, तो प्रभाव में आप दिखा सकते हैं कि 1903 ईस्वी में खुटकुटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। दूसरा प्रभाव में 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का बनना। तीसरा 1905 ईस्वी में खूंटी अनुमंडल बना। और चौथा, अब प्रशासक आदिवासियों के प्रति अधिक संवेदनशील हुए। इस ढंग से आप अपने उत्तर को क्या कर सकते हैं, उत्कृष्ट उत्तर में बदल सकते हैं। और यदि इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ हम एक इंट्रोडक्शन बता देते हैं कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह 1895 से लेकर 1901 ईस्वी के बीच चला मुंडा विद्रोह था। इसके पूर्व सरकार द्वारा कोल एवं संथाल विद्रोह का दमन किया जा चुका था और 1891 ईस्वी से 1895 ईस्वी के बीच रांची एवं सिंहभूम में हुए कई कृषक उपद्रवों को सरकार ने सैन्य बल से दबा दिया था। लेकिन सरकारी नीति से आम जनता असंतुष्ट थी और असंतोष भड़काने वाले कारण पूर्ववत क्या थे, बने हुए थे। उसका थोड़ा सा पैरा चेंज करके आप लिख सकते हैं कि साथ ही तत्कालीन सामाजिक जीवन में जो मौलिक परिवर्तन आ रहे थे उसके कारण आदिवासी समाज में चिंता का वातावरण व्याप्त था और लोग एक शांतिपूर्ण और आदर्श समाज की कल्पना से प्रेरित हो रहे थे। बिरसा ने ऐसा यह आदर्श प्रस्तुत किया। उसने घोषणा की कि मुंडा जनजाति को बाहरी तत्वों से मुक्ति दिलाने तथा उनके उत्थान के लिए ही भगवान ने उन्हें भेजा है। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसका लिख सकते हैं बिरसा ने मुंडा लोगों को जड़ परंपराओं तथा रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर ईश्वर में विश्वास करने की बात समझाई। उसने पशुओं की बलि प्रथा का विरोध किया। बिरसा ने नैतिकता, आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उसने अनेक देवी देवताओं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बोंगा, को छोड़कर एक ईश्वर, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिंह बोंगा की आराधना को या आराधना का आदेश अपने अनुयायियों को क्या किया, अनुयायियों को दिया। फिर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं बिरसा आंदोलन के कारणों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते रहे। सारा पॉइंट को आप फिर लिख सकते हैं क्या क्या था। उसी तरह फिर आप बिरसा आंदोलन का जो उद्देश्य था उसको आप लिख सकते हैं। तो इस ढंग से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः इस आंदोलन से जनजातियों में जागरूकता आई जिसने आदिवासी समाज को काफ़ी प्रभावित किया और इस जागृति ने आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ढंग से आपका निष्कर्ष हो गया। और बीच में आप यहाँ एक मैप भी बना दीजिए, बिरसा आंदोलन का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। थोड़ा सा डायग्राम भी बना दीजिए जहाँ बिरसा आंदोलन के कारण है और प्रभाव है। थोड़ा सा डायग्राम का भी प्रयोग यहाँ आप कर दीजिए इस ढंग से, बिरसा आंदोलन के कारण और प्रभाव। बिरसा आंदोलन का उद्देश्य जब लिख रहे हैं तो कुछ को पॉइंट में भी दर्शा दीजिए।
इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हैं या बॉडी में जो है मेन पार्ट इसको तरफ उसमें पैरा थोड़ा सा दर्शा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जितना आप अपने उत्तर को अच्छा कर सकते हैं आप कीजिए। और डेली आप प्रश्नों को लिखने का अभ्यास कीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा प्रश्न लिखिएगा आपके उत्तर में उतनी ही आपको स्पष्टता नजर आएगी। और हम प्रतिदिन, ये तो सिर्फ हम आपको बताएं कि आपका उत्तर कैसा होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कीवर्ड्स पर नेक्स्ट वीडियो में। फिर एक वीडियो अलग से लाएंगे कि आपका उत्तर कैसा होना चाहिए। आपके उत्तर में वो कौन कौन सा तथ्य हो जिससे आपका उत्तर जो है एक उत्कृष्ट उत्तर बन सके। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को भी हम आपके सामने लाएंगे। जेपीएससी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, अभिषेक सिविल सर्विसेज उस सारे प्रश्न को आपके सामने, उसका फॉर्मेट आपके सामने लेकर आएगा। बस आप अपनी तैयारी करते रहिए। और प्रतिदिन, बार बार हम बोल रहे हैं इस बात को कि आप प्रतिदिन 1 से 2 प्रश्न लिखने का अभ्यास जरूर करें दोस्तों। अनसॉल्व्ड प्रश्न को बनाने का प्रयास करें जो जेपीएससी में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो इस ढंग से आप अपने उत्तर को अच्छा कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसी तरह से प्रतिदिन आपके लिए हम प्रश्न की श्रृंखला लेकर आएंगे और आपको हर प्रश्न में हम बताएंगे कि आपका उत्तर कैसा होना चाहिए। आज का जो क्लास था वो थोड़ा हर बिंदु पर केंद्रित था। जिन विद्यार्थियों का पीटी हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनका नहीं हुआ है वो भी मेंस की तैयारी में जुट जाए और साथ साथ पीटी का भी तैयारी करें, प्री कम मेंस एक साथ, बिना निराश हुए कि नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आए उसमें हम अच्छा प्रदर्शन कर सके। चलो इस बार कुछ गलती के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट बार हम सिलेक्शन ही नहीं लेंगे, रैंक भी अच्छा हम उसमें लाएंगे और अपना मनचाहा पोस्ट भी उस एग्ज़ाम में पाएंगे। उसमें सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेंगे, वो ये सोचकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि उन्हें पीटी से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बस आप तैयारी कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। एक अच्छे रणनीति के साथ आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।